हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेईई मेंस पीवाईक्यू की सोडान सीरीज में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्ट 2। तो पिछले सेशन में हमने देखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्ट 1, जिसमें हमने देखे थे एग्जाम में आए हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस, और साथ ही साथ हमने वहाँ पे देखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के सब टॉपिक वाइज एनालिसिस। ठीक है, तो उसी की कंटिन्यूटी में आज हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो सीधे हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। A particle executes simple harmonic motion and is located at x equals to a, b and c at times t0, 2t0 and 3t0 respectively. Okay. The frequency of the oscillation is, हमको यहाँ पे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसकी पोजीशंस हमको दी हुई हैं x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b एंड x इक्वल्स टू c, और डिफरेंट टाइम्स हमको दिए हुए हैं t0, 2t0 एंड 3t0। ठीक है, तो मान लेते हैं जो पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे है वो हमारा मेन पोजीशन पे है। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, मेन पोजीशन पे है। टाइम t इक्वल्स टू t0 पे वो कहाँ पे है, t इक्वल्स टू t0 की अगर हम बात करेंगे तो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो क्या है, x इक्वल्स टू a है। टाइम t इक्वल्स टू 2t0 की अगर हम बात करेंगे तो पार्टिकल की पोजीशन क्या है, x इक्वल्स टू b। इसी तरह से टाइम t इक्वल्स टू 3t0 की जब हम बात करेंगे तो पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएगी, पार्टिकल की पोजीशन हो जाएगी x इक्वल्स टू c। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम SHM की जनरल इक्वेशन लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा t। ठीक है, अगर हम ये मान के चले t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तो अगर हमको यहाँ पे t इक्वल्स टू t0 पे लिखना हो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t0। ठीक है, इसी तरह से x इक्वल्स टू बी के लिए जो हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे b इज इक्वल्स टू a साइन 2 ओमेगा t0। ठीक है, क्योंकि टाइम यहाँ पे क्या है, 2t0 है। जब हम बात करेंगे t इक्वल्स टू 3t0 की तो हम लिखेंगे c इज इक्वल्स टू a साइन 3 ओमेगा t0। ठीक है, तो यहाँ पे a, b और c की इक्वेशन हमने यहाँ पे इस तरह से लिख ली। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे देखो कुछ हमको a प्लस बी और a प्लस सी टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम a प्लस सी का सम निकालें तो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे हम a प्लस सी करते हैं तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a साइन ऑफ 3 ओमेगा t0 प्लस साइन ऑफ ओमेगा t0। ठीक है, अब यहाँ से आप समझ रहे होगे, यहाँ पे हम साइन सी प्लस साइन डी को यूज़ कर सकते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी को जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2a साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू। सी प्लस डी बाई टू जब आप करोगे तो यहाँ पे 3 ओमेगा t0 प्लस ओमेगा t0 आपका हो जाएगा 4 ओमेगा t0। 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 2 ओमेगा t0। ओके, इंटू कॉस, कॉस होता है आपका c माइनस डी बाई टू। तो 3 ओमेगा t0 माइनस ओमेगा t0 इज 2 ओमेगा t0। उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा t0। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस सी की वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड आउट कर ली। अब देखो यहाँ पे, अब a प्लस सी की जब आपने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे a साइन 2 ओमेगा t0, ये वाला पार्ट, तो a साइन 2 ओमेगा t0 को हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a प्लस सी विल बी इक्वल्स टू 2b कॉस ओमेगा टी, 2b कॉस ओमेगा t0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, ओमेगा t0 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपका ओमेगा t0 आ जाएगा आपका, ओमेगा t0 देखो a प्लस सी है लेफ्ट साइड में, 2b आ जाएगा नीचे, और ओमेगा t0 जो हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा कॉस इनवर्स, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ a प्लस सी बाई 2b। ये आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ a प्लस सी डिवाइड बाई 2b। ठीक है, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है तो हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ t0। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई एफ t0 विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ a प्लस सी बाई 2b। नाउ f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई t0 कॉस इनवर्स ऑफ a प्लस सी बाई 2b। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपका आ जाएगा दैट विल बी 1 अपॉन 2 पाई t0 कॉस इनवर्स ऑफ a प्लस सी बाई 2b।
अगर हम आंसर की बात करें यहाँ पे तो फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल्स टू 0.1 kg इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग ऑफ अननोन स्प्रिंग कांस्टेंट k. इट इज कंप्रेस्ड टू अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. ओके, रेस्ट से रिलीज किया जाता है आफ्टर अप्रोचिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस दैट इज x/2 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन. इट हिट्स अनदर ब्लॉक्स एंड कम्स टू रेस्ट. ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. It hits another block and comes to rest momentarily while the other block moves with a velocity of 3 meters per second. Then the total initial energy of the spring is. Okay, तो यहाँ पे आइए कुछ सिचुएशन को समझते हैं. हमसे यहाँ पे बोला गया है एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है. ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से पहले उसको x कंप्रेस कर दिया गया. अब यहाँ पे अगर इस ब्लॉक को x कंप्रेस करके अगर हम रिलीज कर देंगे तो क्या ये ब्लॉक इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट x एम्पलीट्यूड के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा. ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा क्या वो x के इक्वल हो जाएगा. बोलो हाँ या ना. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा. फिर उसके बाद में बोला है जब इसको हमने रेस्ट से रिलीज किया तो जब इसकी पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से x/2 होती है तो उसकी वेलोसिटी हमने मान ली v है. वो क्या करता है, रेस्ट पे रखे हुए दूसरे ब्लॉक को हिट करता है. जब वो दूसरे ब्लॉक को हिट करता है तो खुद तो रेस्ट पे आ जाता है और दूसरे ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाती है 3 मीटर्स पर सेकेंड. अब आप कोलिजन को याद कीजिए. यहाँ पे जब v वेलोसिटी से ये ब्लॉक आ रहा था, रेस्ट पे एक ब्लॉक है उसको इसने हिट किया तो ये खुद रेस्ट पे आ गया और दूसरे की वेलोसिटी होगी 3 मीटर्स पर सेकेंड. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी का ट्रांसफर हुआ. वेलोसिटी का ट्रांसफर हुआ मतलब यहाँ पे जो दोनों ब्लॉक्स हैं उनका मास क्या होगा, सेम होगा. और जो वेलोसिटी रही होगी स्प्रिंग वाले ब्लॉक की वो कितनी रही होगी यहाँ पे 3 मीटर्स पर सेकेंड. तभी यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे स्प्रिंग वाले ब्लॉक की वो कितनी हो जाएगी आपकी 3 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी. ठीक है, आपसे पूछा हुआ है द टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. तो टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या हो जाएगा आपका, हाफ के एक्स स्क्वायर. एक्स को हमने क्या किया है, एम्पलीट्यूड मान लिया है तो हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा ये. ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हमको x/2 पे इसकी वेलोसिटी पता है 3 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, तो स्पीड का रिलेशन क्या होता है आपका, v² इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये होता है रिलेशन आपका. तो यहाँ से आप v की वैल्यू क्या डाल दो, 3 डाल दो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9. ठीक है, अगर हम बात करें ओमेगा की तो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ k/m. इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ k/m. m की वैल्यू है 0.1, इसका कर दो आप स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. ठीक है, x की पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, x/2. जब इसकी वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड है तो x/2 यानी कि a/2, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या है, a है आपका. तो ये हो जाएगा a/2 का स्क्वायर. अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो. तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे 0.1 है तो पॉइंट नीचे से जाएगा ऊपर हो जाएगा 10k का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10k. स्क्वायर रूट ऑफ 10k का स्क्वायर करोगे तो 10k आ जाएगा. यहाँ पे होगा आपका 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर बाई 2. ठीक है, 3a स्क्वायर बाई 4 होगा. अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो तो ये 3 से जाएगा, ये बचेगा 3 यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 5. तो यहाँ से जो के ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप के ए स्क्वायर की वैल्यू को देखोगे तो ये आ जाएगी आपकी 6/5. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. तो यूआई में आप क्या करो, यहाँ पे हाफ के ए स्क्वायर की वैल्यू को रख दो यहाँ पे. तो हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 6/5. तो ये हो जाएगा आपका 6/10 यानी कि 0.6 जूल्स. ठीक है, तो यहाँ पे 0.6 जूल्स आ जाएगा यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट यूज कर लिए इसने सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी इंक्लूड कर दिया और यहाँ पे कोलिजन को भी इसने इंक्लूड कर दिया. तो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा ये. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ. अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस. If at a distance x1 and x2 from the mean position, the velocities of the particles are given as v1 and v2 respectively,
देन वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। ओके, हमको इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जब पार्टिकल की पोजीशन x1 है मेन पोजीशन से, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। जब उसकी पोजीशन x2 हो जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, v2 हो जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी और पोजीशन में आपको रिलेशन पता है क्या होता है, v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो भाई, ये होता है रिलेशन। अब यहाँ पे अगर सिस्टम चेंज नहीं हो रहा तो ओमेगा तो चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे x1 की बात करें तो x1 की वेलोसिटी कितनी है, v1 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले v1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी ये आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन आप लिखोगे तो पोजीशन x2 के लिए लिखोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका v2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास दो अननोन है और दो इक्वेशंस हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को देखें तो सेकेंड इक्वेशन से अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ से निकालें तो ए स्क्वायर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। बोलो, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली, इसको हम क्या रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका v1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई v2 स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से v1 स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे हमको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, v1 स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, v1 स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस साइन आ जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, हाँ, ये आ जाएगा आपका माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ओमेगा स्क्वायर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। एक बार ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ओमेगा आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ओमेगा आपका आ गया। ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड आपका होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा से जब आप डिवाइड करोगे तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर जो होगा वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब आप ऑप्शंस देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो फोर्थ ऑप्शन हमको यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द मोशन ऑफ अ मास ऑन अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k इज एज शोन इन द फिगर। ओके, द इक्वेशन ऑफ द मोशन इज गिवन एज xt इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t having omega as root of k by m. Suppose that at time t equals to 0 the position of the mass is x naught and the velocity is v naught. Okay, then its displacement can also be represented as xt is equals to c cos omega t minus phi where c and phi are. ठीक है, इसका क्या मतलब है, अब देखो यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। हमको इसको रिप्रेजेंट करना है c cos ओमेगा t माइनस फाई के फॉर्म में और हमको c और फाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो दो साइनोसॉइडल फंक्शंस है, इनको ऐड करके हमको सिंगल साइनोसॉइडल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम xt
को देखें तो ये हमको लिखा हुआ है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इसको जब हम यहाँ पे फर्दर लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस को अगर आप साइन में कन्वर्ट करोगे तो इसको लिख सकते हो आप बी साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों साइन साइन के फंक्शन है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है फेज का, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा आपका, सपोज ये आपका ए है, ये आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ए एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी एंड बी एम्पलीट्यूड साइन 90 प्लस ओमेगा टी। दोनों के बीच का फेज कितना है 90 डिग्री है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो ए रिजल्टेंट आपका कुछ इस तरह से आएगा। तो ए रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ए रिजल्टेंट जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल सपोज एल्फा है तो यहाँ से हम tan एल्फा को क्या लिख सकते हैं, tan एल्फा कैन बी रिटन एज b बाई ए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे नई इक्वेशन लिखें यहाँ पे तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर नया xt हम लिखें तो हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस एल्फा। ठीक है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है एक्स टी इज इक्वल्स टू सी कॉस ओमेगा टी माइनस फाई के फॉर्म में। अब देखो अगर हम यहाँ पे एक्स टी को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एक चीज़ तो यहाँ से हमको दिख रही है कि सी की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई को अगर हमको कॉस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टी विल बी इक्वल्स टू सी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। इसमें क्या है ओमेगा टी माइनस फाइव, तो कॉस में अगर हम अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है आपका, कॉस थीटा ही रहता है। तो फर्दर आप क्या लिख सकते हो, एक्स टी को लिख सकते हो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा यहाँ पे आपका 90 माइनस एल्फा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब ये वाला फॉर्म हो गया ओमेगा टी माइनस फॉर्म फाइव वाला फॉर्म। तो यहाँ से जो फाइव की वैल्यू आ रही है आपकी वो कितनी आ जा रही है आपकी 90 माइनस एल्फा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे हमको क्या गिवन है, एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे जो हमको पोजीशन गिवन है वो हमको गिवन है एक्स नॉट विल बी इक्वल्स टू, इक्वेशन हमको दी हुई थी ए साइन ओमेगा टी, तो वो तो वहाँ पे टाइम टी इक्वल्स टू जब आप जीरो डालोगे तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा प्लस बी कॉस ओमेगा टी, कॉस जीरो होता है आपका क्या 1 होता है, तो यहाँ पे एक्स जीरो की वैल्यू तो आ जाएगी आपकी बी। वी नॉट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी नॉट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी टी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ए साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा आपका, उसको जब आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वो हो जाएगा आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो वो आ जाएगा आपका माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी जीरो को क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू जीरो को पुट कर देंगे तो कॉस जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ए ओमेगा और माइनस साइन जीरो जीरो हो जाएगा। तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी ए ओमेगा, मतलब ए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका वी नॉट बाई ओमेगा। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सी की वैल्यू थी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जब आप करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ पे एक्स नॉट, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स नॉट का स्क्वायर। तो सी की वैल्यू तो यहाँ से हमारी ये आ जाती है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, फाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फाई की वैल्यू जो हमको दी हुई है ऑप्शंस में वो टेन इनवर्स के फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, टेन ले लेंगे। जब हम यहाँ पे दोनों तरफ टेन ले लेंगे तो टेन फाई आपका क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस एल्फा। टेन 90 माइनस एल्फा मतलब कॉट एल्फा।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉट अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, टेन अल्फा को आपने लिखा था यहाँ पे बी बाई ए, तो कॉट अल्फा को आप क्या लिख दोगे यहाँ पे ए बाई बी। कॉट अल्फा की वैल्यू आ गई ए बाई बी, ए की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से आप टेन फाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। तो टेन फाई आपका आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी वी नॉट बाई ओमेगा, ठीक है, वी नॉट बाई ओमेगा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्स नॉट, तो ये हो गया आपका एक्स नॉट। अब आप यहाँ से फाई को लिख लो, तो फाई आपका आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ वी नॉट डिवाइड बाई ओमेगा एक्स नॉट। तो यहाँ से फाई की वैल्यू हमारी आ गई और साथ ही साथ सी की भी वैल्यू यहाँ से आ जाती है। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं, तो ऑप्शंस को जब हम मैच करेंगे तो सी की वैल्यू हम देखेंगे वी नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, तो हमको ये सी और डी ऑप्शन में गिवन है। अगर हम यहाँ पे फाई की वैल्यू को देखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ वी नॉट बाई एक्स नॉट ओमेगा, ये हमको फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, यानी कि इसका जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो सुपर पोजिशन का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। When a particle of mass m is attached to a vertical spring of spring constant k and released, its motion is described by the equation yt equals to y naught sin square omega t, where y is the measured from the lower end and unstretched spring, ठीक है, देन ओमेगा इज, ओमेगा की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमको देखें, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम देखें यहाँ पे, तो वाई नॉट की जो ये हमको दिया हुआ है वाई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन का यहाँ पे 2 डिग्री का फंक्शन है, इसको हमको सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वाई टी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से वाई टी को अगर हम सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपका वाई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब ये सिंगल साइनसॉइडल हो गया सिंगल डिग्री में। अब देखो यहाँ पे अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड तो यहाँ से हमको साफ दिख रहा है वाई नॉट बाई 2, ठीक है। और अगर हमको ओमेगा इसका निकालना हो तो इसका जो ओमेगा हम मान लेते हैं कुछ ओमेगा डैश है, उसकी वैल्यू है आपकी 2 ओमेगा, और उसको आप क्या लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम लिख सकते हो। तो ओमेगा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हमको क्या करना है के बाई एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास स्प्रिंग है, उसको क्या कर दिया यहाँ पे नेचुरल लेंथ से रिलीज कर दिया है, ठीक है। इसको जब हम रिलीज करेंगे तो ये क्या करेगा मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम परफॉर्म करेगा, ठीक है। मीन पोजीशन से जितनी डिस्टेंस ऊपर होगी उतनी डिस्टेंस नीचे होगी, या कुछ ऐसे ऐसे मोशन करेगा, ठीक है। तो जहाँ पे नेचुरल लेंथ से वो कितनी लेंथ मीन पोजीशन तक जाएगा और मीन पोजीशन से जितना नीचे जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। वो हमने यहाँ पे कितना निकाला वाई नॉट बाई 2, तो ये लेंथ आपकी हो जाएगी वाई नॉट बाई 2, ये भी हो जाएगा आपका वाई नॉट बाई 2। जब यहाँ पे ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पे होगा उस मोमेंट पे इस पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ तो वो कितना लगेगा यहाँ पे के वाई नॉट बाई 2, और नीचे लगेगा आपका एम जी, ठीक है। तो मीन पोजीशन की जब हम बात करेंगे तो मीन पोजीशन पे हम लिख सकते हैं के वाई नॉट बाई 2 विल बी इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं एम के बाई एम की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो के बाई एम आपका आ जाएगा, तो के बाई एम की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 2g बाई वाई नॉट। के बाई एम आपका अगर एक बार आ गया तो यहाँ से आप ओमेगा को सिंपली लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। के बाई एम आपका कितना आया है 2g बाई वाई नॉट, तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो 2g बाई वाई नॉट। अब 2 को अगर आप अंदर लेके जाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 4, 4 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका g बाई 2 वाई नॉट। तो ये आ जाएगी आपकी ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो ऑप्शन में हमको g बाई वाई नॉट के फॉर्म में दिया हुआ है सब में। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखें तो सेकंड ऑप्शन में हमको गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ g बाई 2 वाई नॉट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज द सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओके, आगे बढ़ते हैं। टू लाइट आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के आर अटैच्ड हॉरिजॉन्टली at the two ends of a uniform horizontal rod AB of length L and mass M. The rod is pivoted at its center O and can rotate freely in horizontal plane. The other ends of the two springs are fixed to the rigid supports as shown in the figure. ठीक है, दो rigid supports से यहाँ पे springs को अटैच किया गया है, फिगर में हमको दिख रहा है। The rod is gently pushed through a small angle and released. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशन इज, ठीक है, यहाँ पे एक स्मॉल एंगल से यहाँ पे रॉड को क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है, तो हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस तरह से इसको हम अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम रॉड को थीटा से डिस्प्लेस करते हैं, तो स्मॉल एंगल से जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसका रीस्टोरिंग टॉर्क लिखेंगे। ठीक है, रीस्टोरिंग जब इसका हम टॉर्क लिखेंगे तो वहाँ से हम क्या करेंगे, टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एक ये स्प्रिंग ऐसे है और दूसरी स्प्रिंग आपकी कुछ इस तरह से। ठीक है, के एक्स जो फोर्स होगा वो इस तरह से लग रहा होगा और नीचे वाले एंड पे इस तरह से लग रहा होगा। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी L/2। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी L/2 कॉस थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर के अबाउट रीस्टोरिंग टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो आपका आ जाएगा यहाँ से, वो क्या आ जाएगा आपका, माइनस के एक्स इंटू L/2 कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले के एक्स फोर्स का टॉर्क देखें वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, नीचे वाले का देखें तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब दोनों का टॉर्क जो आएगा वो सेम सेंस में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारा टास्क है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अगर हमने स्प्रिंग को x डिस्टेंस कंप्रेस किया था, तो यहाँ पे देखो अगर इसको हमने x डिस्टेंस कंप्रेस किया है तो ये डिस्टेंस जो आपकी हो जाएगी ये x हो जाएगी, ये आपको गिवन है L/2, ये एंगल आपका है थीटा। तो यहाँ से x को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से x को आप लिख सकते हो L/2 साइन थीटा। तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से जो टॉर्क आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका माइनस के इंटू एक्स आ जाएगा आपका L/2 साइन थीटा इंटू L/2 कॉस थीटा, और 2 से पहले से हमने इसको मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, इसको जब आप सम अप करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस KL²/4 साइन ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो स्मॉल एंगल के लिए हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। मतलब साइन थीटा को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, 2 थीटा की तरह। तो जहाँ पे साइन 2 थीटा है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 थीटा को पुट कर देंगे। तो देखो आगे साइन 2 थीटा की जगह आप क्या कर दो, यहाँ पे 2 थीटा रख दो, तो जो आपका टॉर्क आ जाएगा रीस्टोरिंग टॉर्क वो आ जाएगा आपका माइनस KL²/4 इंटू 2 थीटा। 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका माइनस KL²/2 इंटू थीटा। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क तो आपका आ गया यहाँ पे। इसको आप माइनस ऑफ सी थीटा से जब कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ पे जो टॉर्सनल कांस्टेंट है सी, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी KL²/2। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड क्या होता है, t = 2π√I/c होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 1/2π√C/I। ठीक है, अब c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पॉइंट O के अबाउट, तो वो भी आपको पता है रॉड का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2π√KL²/2 डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा आपका सेंटर के अबाउट mL²/12। ठीक है, देखो यहाँ पे L² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6। तो ये फर्दर जब सॉल्व करेंगे इसको तो 6 आ जाएगा ऊपर, तो ये बचेगा आपका 6K डिवाइड बाई m और 1/2π बाहर है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आ जाएगी, 1/2π√6K/m। ये आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब हम देख लेते हैं अपने ऑप्शंस में।
रूट ऑफ 6 पे के बाई एम किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल एंगल से डिस्प्लेसमेंट किया गया तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क निकालना पड़ेगा। वहाँ से हम टॉर्सनल कांस्टेंट सी की वैल्यू को निकाल लेंगे और सिंपली फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। कहीं पे यहाँ पे हमको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी यूज़ करना पड़ेगा, तो ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है एग्जाम में। ठीक है, जब भी आपको बोला जाए स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया जा रहा है, मतलब वहाँ पे हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे एक और क्वेश्चन की ओर। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 5/8 ऑसिलेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशंस इज अल्फा बाई बीटा टी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ठीक है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आसान है, आइए इसको ट्राई करते हैं। टाइम पीरियड हमको टी दिया हुआ है, 5/8 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसको हम फेजर से ट्राई करते हैं। तो इसका जो हम फेजर ड्रॉ करेंगे, तो फेजर ड्रॉ करने के लिए हम देखें यहाँ पे अगर, तो सपोज हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो हम कहाँ पे कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा, ये हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल जब यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो ये कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, 1/4, मतलब 2/8 ऑसिलेशन। हमको बताना है 5/8 ऑसिलेशन, तो यहाँ से इसने 2/8 कवर किया, यहाँ से यहाँ आया तो इसने कितना कवर कर लिया, 4/8। 5/8 यहाँ पे आ जाएगा आपका मिड पॉइंट पे, तो पार्टिकल की जो पोजीशन हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी आफ्टर 5/8 ऑसिलेशंस। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट पे आएगा, तो वाई एक्सिस पे जो इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये मान लो ओमेगा से मूव कर रहा है इस सर्कल पे। अब हमको क्या करना है, इसका हमको टाइम पीरियड निकालना है, अल्फा/टी है टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया तो उसने एंगल कितना कवर किया, आप बोलोगे थीटा। ठीक है, तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी। टी की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये वाला एंगल आपका अल्फा है तो ये वाला एंगल भी आपका अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा कैन बी रिटन एज पाई प्लस अल्फा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है, तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या करें, हम साइन अल्फा को यूज़ कर लें। तो साइन अल्फा आपका हो जाएगा a/2a, तो ये हो जाएगा आपका हाफ, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा आपका π/6। तो अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो आप, तो ये हो जाएगा आपका पाई प्लस π/6 डिवाइड बाई ओमेगा टी। तो यहाँ से ओमेगा टी को हम लिख देंगे 2π/t इंटू स्मॉल टी विल बी इक्वल्स टू 7π/6। ठीक है, अब आसान है, पाई यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपका टी आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 7T/12। तो ये आ गया आपका टाइम फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, यानी कि 5/8 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में जो पार्टिकल को टाइम लगेगा वो लगेगा आपका 7T/12। हमको यहाँ पे दिया हुआ अल्फा/T/बीटा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अल्फा इज 7 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 7 आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप फेजर से 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। A mass of 5 kg is connected to a spring. The potential energy curve of the simple harmonic motion executed by the system is shown in the figure. Potential energy का कर्व हमको यहाँ पे दिया हुआ है। A simple pendulum of length 4 meters has the same period of the oscillation as the spring mass system. What is the value of acceleration due to gravity on that planet where their experiments are performed? ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको टाइम पीरियड जो दिया हुआ है स्प्रिंग मास सिस्टम का, वो हमको किसके इक्वल दिया गया है, पेंडुलम के। तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग विल बी इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम को टाइम पीरियड को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरे प्लेनेट पे निकाल रहे हैं, उस प्लेनेट पे हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टी ऑफ स्प्रिंग को हम क्या लिख सकते हैं, 2π√m/k। m की वैल्यू क्या है आपकी 5 kg, तो ये हो जाएगा आपका 5/k विल बी इक्वल्स टू, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2π√L/g,
एल की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 4 डिवाइड बाई जी। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो 5/k विल बी इक्वल्स टू 4/g, यानी कि जो g होगा आपका, g की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4k/5, ये आ जाएगा आपका g। ठीक है, और g की वैल्यू ही हमको फाइंड आउट करनी है। तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे ग्राफ दिया है, मतलब ग्राफ से हमको k की वैल्यू मिलेगी। तो देखो यहाँ पे अगर हम ग्राफ को एनालाइज करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। जब हम x इक्वल्स टू 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और x इक्वल्स टू 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0 है। अब आप याद करो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो मतलब x इक्वल्स टू 0 वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो पार्टिकल की हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन, और x इक्वल्स टू 2 वाला जो पॉइंट होगा वो पार्टिकल की हो जाएगी मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज 2 मीटर। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड कितना मिल गया आपका, एम्पलीट्यूड तो मिल गया यहाँ से आपका 2 मीटर्स। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी देखें तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ के ए स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे 10 गिवन है। ठीक है, एम्पलीट्यूड हमने यहाँ से निकाल लिया है 2 मीटर्स, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो भाई यहाँ से के की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ जाएगा आपका 20/a स्क्वायर। ए मतलब 2 स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो के की वैल्यू 5 यहाँ पे हमको पुट करनी है, तो g इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4 × 5/5। तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे g की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन जब हम मैच करेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो हमको करेक्ट आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो जो दूसरा प्लेनेट है उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा दैट विल बी 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A pendulum is executing simple harmonic motion and its maximum kinetic energy is k1 if the length of the pendulum is doubled and it performs simple harmonic motion with the same amplitude. Amplitude यहाँ पे change नहीं हो रहा है। As in the first case, its maximum kinetic energy is k2. Then we have to identify the relation between k1 and k2. तो इसका solution देखते हैं। अब यहाँ पे बोला हुआ एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेंडुलम किस तरह का, मान लो इस तरह का हमारा कोई पेंडुलम है। ठीक है, इसको यहाँ से रिलीज किया तो ये क्या करेगा, इस एक्सिस के अबाउट कुछ इस तरह से एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसका मास अगर m है, ठीक है, तो इनिशियली इसको रेस्ट से अगर हम छोड़ेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी, जब पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसको हमने बोला हुआ है कि इसकी लेंथ देखो क्या है, L है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर ये ऐसे ऐसे सिस्टम परफॉर्म करेगा तो जब ये यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये एंगल सपोज थीटा है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी L cos थीटा। ठीक है, अगर ये L cos थीटा होगा तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी L - L cos थीटा। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, एक ही फोर्स लगेगा mg, और स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा उसका वर्क तो 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से अप्रोच करें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय mg विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के, और वो हो जाएगा आपका के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल आपका क्या हो जाएगा, k1 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है, 0 है। तो k1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, k1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से mg L × 1 - cos थीटा। बोलो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या मैं mg L × 1 - cos थीटा लिख सकता हूँ। अब इसमें बोला है कि एम्पलीट्यूड इसका सेम है, मतलब थीटा चेंज नहीं हो रहा है। थीटा चेंज नहीं हो रहा तो सेकंड केस में इसने केवल एक काम किया हुआ है, लेंथ को क्या किया हुआ है, डबल किया हुआ है।
तो लेंथ को जब डबल किया हुआ होगा तो इसका K2 जो हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगी आपकी mg इंटू 2L, L की जगह आप 2L डाल दो और थीटा चेंज नहीं हो रहा तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो तो यहाँ से आपका K1 अपॉन K2 जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपका 1/2। ठीक है, K2 K1 में रिलेशन आपको निकालना है तो K2 कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स K1, जो बाद में इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की डबल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस y1 is equals to 10 sin 3 pi t plus pi by 3 and y2 is equals to 5 sin 3 pi t plus root 3 cos 3 pi by t. Ratio of their amplitudes are x is to 1 then the value of x. हमको इनके एम्पलीट्यूड्स का रेशियो बताना है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन ही बोलूँगा मैं इसको भी। तो यहाँ पे देखो, अगर हम फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की बात करें y1 की, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 10 sin 3 pi t प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ से जो एम्पलीट्यूड a1 की वैल्यू आ जाएगी वो तो आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में हम अगर देखें तो यहाँ पे दो साइनसॉइडल फंक्शंस हैं जिनको ऐड कर रहे हैं, मतलब सुपरपोजिशन मतलब इनको दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, सिंगल साइनसॉइडल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y2 को हम सिंगल साइनसॉइडल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, वहाँ से हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ से देखो, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, इस अंदर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 3 पाई टी इंटू 1/2 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई टी इंटू रूट 3/2। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 3 पाई टी, 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, प्लस कॉस ऑफ 3 पाई टी, यहाँ पे आप रूट 3/2 को क्या लिख सकते हो आप, साइन ऑफ पाई बाई 3। इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है। ये क्या हो जाएगा आपका, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका 10 साइन ए प्लस बी, दैट इज 3 पाई टी प्लस बी इज पाई बाई 3। तो क्या ये सिंगल साइनोसॉइडल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया? आप बोलोगे बिल्कुल हो गया। तो यहाँ से y2 आपका आ जाएगा 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3। इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा a2, उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। तो रेशियो जब हम फाइंड आउट करेंगे a1 is to a2, तो वो क्या आ जाएगा आपका 10 is to 10 आ जाएगा, यानी कि 1 is to 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू ही हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम एक और क्वेश्चन के साथ। अ रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ 2L इज सस्पेंडेड एट इट्स मिडल बाय अ वायर। एक रॉड को एक मिडल पॉइंट से सस्पेंड किया जाता है एक वायर से। इट एग्जिबिट्स टॉर्सनल ऑसिलेशंस if two masses each of mass m are attached at a distance of L/2 from its center on both sides, it reduces the oscillation frequency by 20% in the value of m/m। यहाँ पे मासेस का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सिचुएशन किस तरह की, यहाँ पे एक वायर से 2L लेंथ की रॉड को क्या किया है, मिडल पॉइंट से सस्पेंड किया गया है। तो यहाँ पे आपकी एक रॉड हो जाएगी, ये आपकी रॉड है, इसको इस तरह से सस्पेंड किया गया है मिडिल पॉइंट से। ठीक है, इसका मास जो है m है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 2L है और इसका मास है कैपिटल M। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्मॉल m मास के दो पार्टिकल्स L/2 डिस्टेंस पे रख दिए। तो यहाँ पे एक पार्टिकल को इन्होंने रख दिया और एक पार्टिकल यहाँ पे रख दिया। डिस्टेंस कितनी है इसकी, L/2, और इसकी कितनी हो जाएगी, L/2। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है m/m का रेशियो पूछा गया, फ्रीक्वेंसी 20% से रिड्यूस हो जाती है। तो मतलब अगर हम बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी को देखें
तो वो इनिशियल की कितनी हो जाएगी, 0.8 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो टॉर्सनल पेंडुलम में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k बाई आई, ये हो जाएगा, जहाँ पे k क्या है आपका टॉर्सनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, 1/2 पाई भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपका 1/√ऑफ आई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से जो F2/F1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी √ऑफ I1 डिवाइड बाई I2, ये आ जाएगा रिलेशन हमारा। अब आप क्या करो, F2/F1 की वैल्यू कितनी हमको गिवन है यहाँ पे 0.8, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है, तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से जो I1/I2 आ जाएगा आपका, तो I1/I2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16/25। ठीक है, 16/25। तो यहाँ से I1/I2 की वैल्यू को जब हम निकालेंगे तो देखो यहाँ पे जब हम I1 लिखेंगे तो I1 में क्या था, वहाँ पे I1 को जब हम लिखेंगे तो यहाँ से देखो हमारे पास पहले क्या आए थे, दोनों मासेस नहीं थे, केवल रॉड थी, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर लिखेंगे 12 लेंथ का, तो हम क्या लिखेंगे ml²/12, तो ये हो जाएगा आपका m इंटू 12²/12, ये तो हो गया आपका I1। I2 अगर लिखना है आपको तो देखो यहाँ पे I2 जब आप लिखोगे तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट सबसे पहले तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, दैट इज ml²/12 प्लस ml²/2, यहाँ पे जो स्मॉल m मास है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और वो कितने मासेस हैं आपके, 2 हैं, तो यहाँ पे जब I2 आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे m इंटू 12²/12 प्लस ये स्क्वायर आपका m इंटू L/2², और यहाँ पे 2 मासेस हैं तो आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका है 16/25। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा ये आपका, अब देखो यहाँ पे L² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जब L² जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4/12 आ जाएगा आपका 1/3, तो यहाँ पे ये बचेगा आपका कैपिटल M/3 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी आपका क्या बचेगा कैपिटल M/3 ही बचेगा, प्लस इसकी जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल ml² इंटू 2/4, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, L² तो कैंसिल आउट हो गया है, तो यह आ जाएगा आपका स्मॉल m/2 एंड दैट इज 16/25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका सिंपल सा रिलेशन आ गया, अब यहाँ पे आप स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। तो रेशियो जब आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 25 कैपिटल M/3 विल बी इक्वल्स टू 16 कैपिटल M/3 प्लस 16 इंटू M/2 दैट इज 8 टाइम्स स्मॉल m। ठीक है, इसको आप लेफ्ट साइड में ले आओ, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9 कैपिटल M/3 विल बी इक्वल्स टू 8m, तो ये हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ से जो स्मॉल m बाई कैपिटल M का रेशियो आ जाएगा आपका, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 3/8। अब 3/8 को आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी आएगी, यहाँ पे 30 आएगा, तो ये 3 टाइम्स जाएगा 24, 6 बजेगा तो 60 हो जाएगा, तो 8 7 टाइम्स जाएगा दैट इज़ 56, तो इसकी वैल्यू 0.87 समथिंग आएगी, 0.37 समथिंग। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में 0.37 अगर हमको कहीं गिवन होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.37 हमको गिवन है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपको 2019 में पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। At a given point of time, the value of displacement of a simple harmonic motion is given as y equals to a cos 30 डिग्री। ये हमको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, इसका एम्पलीट्यूड हमको दिया गया है 40 सेंटीमीटर्स, और इसकी उस मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी हमको दी हुई है 200 जूल्स। देन द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट मतलब k की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। ठीक है, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर किसी मोमेंट पे हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना हो तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ k
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाई के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको दी हुई है, एम्पलीट्यूड आपको गिवन है, वाई की वैल्यू आप इस रिलेशन से फाइंड आउट कर लोगे, के की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपके लिए। अब यहाँ से अगर आप y की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो y यहाँ से क्या आ जाएगा आपका a cos 30 डिग्री, a आपका गिवन है 40, cos 30 डिग्री आपका होता है √3/2, तो यहाँ से जो y आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका 20√3 सेंटीमीटर्स, 20√3 सेंटीमीटर्स आ गया। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 200 विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू के, यहाँ से एम्पलीट्यूड कितना है आपका 40 सेंटीमीटर है, उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो लिखोगे आप 40/100 का स्क्वायर माइनस y का जो वैल्यू आया दैट इज 20√3 सेंटीमीटर्स, इसको जब आप मीटर्स में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 20√3 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से देखो 0 0 जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे भी आपका नीचे 5 आएगा, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 400 विल बी इक्वल्स टू के, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस √3 का स्क्वायर आएगा आपका 3 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर आएगा आपका 25, तो 4/25 माइनस 3/25 क्या हो जाएगा आपका 1/25, तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी के विल बी इक्वल्स टू 400 इंटू 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 100, 2 0 पहले से ही है तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 4 न्यूटन्स पर मीटर्स। अब यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है 1 × 10 की पावर x न्यूटन्स पर मीटर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी x विल बी 4। ठीक है, तो ये भी मैं कहूँगा आसान क्वेश्चन था, सिंपली आपने क्या किया काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन यूज किया और वहाँ से आपकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k उसकी वैल्यू आ गई दैट इज 4। ठीक है, चलिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2022-23 में क्वेश्चंस जो है उनका लेवल थोड़ा सा सिंपल है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अ पार्टिकल मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट टाउ सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ a एंड नेक्स्ट टाउ सेकेंड्स इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2a इन द सेम डायरेक्शन, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। हमको यहाँ पे देखना है एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड में हमको यहाँ पे ऑप्शन मैच करवाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमसे बोला गया है पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक, पहली चीज़ ये हमसे बोली गई है। दूसरी चीज़ हमसे ये बोली गई कि पहले टाउ सेकेंड्स में वो a डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरे टाउ सेकेंड्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 2a डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है। पार्टिकल रेस्ट से चल रहा है, स्पीड उसकी बढ़ती चली जा रही है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप याद करो जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती जाती है इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, उसकी स्पीड क्या होती जाती है इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे देखो रेस्ट से चला यहाँ पे पार्टिकल टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू टाउ पे उतनी कितनी डिस्टेंस कवर कर ली a डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, a डिस्टेंस जब उसने कवर कर ली, अब उसके बाद में अगले टाउ सेकेंड्स में उतने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 2a डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, तो क्या करना है हमको, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो जब उसने टाउ सेकेंड्स में a डिस्टेंस कवर की होगी तो मीन पोजीशन से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर इसका एम्पलीट्यूड मैं कैपिटल A मान लूँ तो मीन पोजीशन से उसकी डिस्टेंस हो जाएगी a माइनस a। ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू अगर हम 2 टाउ की बात करें तो इस टाइम पे मीन पोजीशन से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे a माइनस 2a प्लस a 3a। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल चल रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन से जब ये चल रहा है तो इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। ठीक है, a cos ओमेगा t आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमको लिखना हो टाइम t इक्वल्स टू टाउ के लिए तो हम क्या लिखेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन दैट इज a माइनस a विल बी इक्वल्स टू a cos ओमेगा टाउ। ठीक है, अगर हमको लिखना हो टाइम t इक्वल्स टू 2 टाउ के लिए तो हम क्या लिखेंगे a माइनस 3a विल बी इक्वल्स टू a cos 2 ओमेगा टाउ। बोलो, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी।
अब क्या हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? दो इक्वेशन, दो अननोन है, आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो a माइनस 3a विल बी इक्वल्स टू a कॉस 2 ओमेगा टाउ को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टाउ माइनस 1। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टाउ माइनस 1। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉस ओमेगा टाउ की वैल्यू को डाल दोगे। तो कॉस ओमेगा टाउ की जो वैल्यू आ जाएगी तो उससे आप क्या हो जाएगा आपका a माइनस 3a विल बी इक्वल्स टू a 2 कॉस ओमेगा टाउ। कॉस ओमेगा टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, दैट विल बी कॉस ओमेगा टाउ की वैल्यू हो जाएगी आपकी a माइनस a बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, a माइनस a बाई ए का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से आप एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर a माइनस 3a विल बी इक्वल्स टू a। अंदर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 भी आएगा, सॉरी 2 भी था यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस में तो ये हो जाएगा आपका माइनस a स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से a से ये क्या आपका a स्क्वायर वाला a कैंसिल आउट हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में आपका बचेगा a स्क्वायर माइनस 3a विल बी इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 स्मॉल a स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल A स्मॉल a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 4a लेफ्ट साइड में आएगा तो ये आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ से आपका a जो बचेगा दैट विल बी 2a स्क्वायर स्मॉल a यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड आपका आ जाएगा यहाँ से 2a। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड तो हमारा 2a आ गया। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड हमको गिवन है कहीं पे 2a। तो फर्स्ट ऑप्शन में एम्पलीट्यूड 4a गिवन है, थर्ड में गिवन है 3a। तो एम्पलीट्यूड वाला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है दोनों। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड को। तो टाइम पीरियड हमको फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को यूज़ करेंगे a माइनस a विल बी इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टाउ। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, स्मॉल a की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो ये आ जाएगा आपका a माइनस a बाई 2 विल बी इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टाउ। तो यहाँ से जो कॉस ओमेगा टी आपका आ जाएगा वो देखो a से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा आपका हाफ। तो यहाँ से कॉस ओमेगा टाउ की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो मैं बोलूँगा ओमेगा टाउ जो आ जाएगा वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ओमेगा टाउ आ जाएगा आपका पाई बाई 3। ठीक है, ओमेगा टाउ की वैल्यू आ गई आपकी पाई बाई 3। अब आपको क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा को आप लिखोगे 2 पाई बाई टी इंटू टाउ विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो आपका टाइम पीरियड आएगा दैट इज 6 टाउ। क्या टाइम पीरियड आपका आ गया 6 टाउ। ठीक है, अब टाइम पीरियड को आप मैच कर लो। टाइम पीरियड अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन में हमको गिवन है द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज 6 टाउ। तो सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। A ring is hung on a nail. It can oscillate without slipping or sliding. In first case, it is given it is oscillating in its plane with a time period of t1. ठीक है, सेकेंड केस में बोला गया है जो रिंग है वो बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर रही है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। उसका टाइम पीरियड है हमारा t2। तो यहाँ पे क्या करना है हमको t1 अपॉन t2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, अपना कंपाउंड पेंडुलम का क्वेश्चन है। फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस में हमसे बोला गया है जो रिंग है वो क्या कर रही है, अपने प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस में, सॉरी प्लेन में ही अपने क्या कर रही है, एसएचएम परफॉर्म कर रही है इस तरह से। तो ये इस तरह से क्या कर रही होगी, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये क्या कर रही होगी, इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होगी। इसका सेंटर यहाँ पे। सेकेंड केस में इन्होंने बोला है, सेकेंड केस में जो रिंग है वो प्लेन के परपेंडिकुलर मोशन में एसएचएम परफॉर्म कर रही है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बैक एंड फोर्थ मतलब इस तरह से,
इस तरह से ये SHM परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो हमको दोनों केसेस में इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम T1 की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होता है कंपाउंड पेंडुलम में, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I बाई mgd होता है, जहाँ पे d क्या होता है, d जो होता है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों केसेस में d की वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो तो सेम है। तो चेंज केवल क्या होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम बोलेंगे यहाँ से जो टाइम आ जाएगा आपका T1 वो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1। T1 प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 आ जाएगा। इसी तरह से जो T2 आ जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ I2 आ जाएगा। तो T1 अपॉन T2 जो हो जाएगा आपका, उसका रेशियो आपसे पूछा हुआ है, तो T1 अपॉन T2 आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ I1 अपॉन I2। अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। फर्स्ट केस में जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो सेंटर के अबाउट जब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या होता है हमारा mr स्क्वायर, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है r है, तो क्या हो जाएगा आपका ये mr स्क्वायर, सेंटर से कितने की शिफ्टिंग है r की, तो हम लिखेंगे mr स्क्वायर डिवाइड बाई। अब इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो जो एक्सिस है वो क्या है, रिंग के प्लेन में ही है। तो अगर हम एक्सिस सेंटर से पास हो रही हो और वो रिंग के प्लेन में हो, इसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो हमारा कितना आता है mr स्क्वायर बाई 2 आता है। शिफ्टिंग हमने कितने के लिए है, r के लिए है। तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे ध्यान से, mr स्क्वायर तो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कितना बचेगा आपका 2 हो जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा 2 + 1 3/2, तो यह आ जाएगा आपका 3 × 2 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर 4 आ जाएगा, तो 4 जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा आपका 2/√3 आ जाएगा T1/T2 का रेशियो। तो यहाँ पे T1/T2 का रेशियो जब हम देखेंगे तो 2/√3 हमको गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसका मतलब जो होगा फर्स्ट ऑप्शन वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे समअप करते हैं विद अ मोटिवेशनल कोट, दैट इज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क। बच्चों हार्ड वर्क के अलावा सफलता का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप क्या करो, कठिन परिश्रम करते रहो और अपने आत्मविश्वास को हाई रखो, और एलन डिजिटल के साथ आप जुड़े रहिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।